हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल H1 स्टडी में। आज का जो वीडियो है ये रोग का आपका पार्ट 4 होने वाला है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और थोड़ा सा कोरोना के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो करंट के अंदर काम आ सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में वो आपके काम आएगा, तो उसके बारे में भी हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके टाइफाइड की। टाइफाइड का जो नाम है वो मोतीझरा है हिंदी में। रोगजनक जो होता है आपका वो साल्मोनेला टाइफी होता है। प्रभावी अंग आपका आंत होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें बार बार आपको उल्टी वगैरह आती है, कुछ खाया नहीं जाता है, वही आपका टाइफाइड कहलाता है। ठीक है, इससे आंतों का बुखार भी कहते हैं। ये रोग जो होता है आपका, कोई आपने दूषित भोजन या जल ले लिया तो उसकी वजह से होता है। सामान्यतः 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को होता है, जिनकी उम्र थोड़ी कम है। इस रोग में 3 से 4 हफ्ता तक आपको क्या होता है, बुखार आता है, और वो भी रुक रुक कर आता है। ठीक है, और अंत में क्या होता है, लास्ट में जब आपके पेट पर दाने निकल आते हैं। इसकी जांच के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला रोग है आपका कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, जिसको कोढ़ भी बोला जाता है। रोगजनक होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, प्रभावी अंग होता है आपका त्वचा। इसको हैंसेन का रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस रोग में त्वचा पर छोटे छोटे दांत निकल आते हैं, जो बाद में बड़े घाव का आकार लेते हैं। धीरे धीरे आपके हाथ पैरों की उंगलियां जो होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी धीरे धीरे आपके आगे की जो ये उंगलियों के टॉप है या टिप है, ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, WHO ने 1981 में कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी की शुरुआत की। उसके बाद अगली बीमारी आती है आपकी टिटेनस, जिसको लॉक जो भी बोलते हैं हम। ठीक है, रोगजनक होता है आपका क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। प्रभावी अंग होता है आपका मांसपेशियाँ। ये घातक रोग है। इसमें जैसे आपने कोई इन्फेक्टेड लोहा हो गया आपका, मिट्टी गोबर या वगैरह, जहाँ भी आपकी चोट लग जाती है इन सब चीज़ों से, तो इस रोग में आपकी मांसपेशियाँ क्या करती है, सिकुड़ने लग जाती है, और आपका शरीर जो होता है वो मुड़ जाता है धनुष की तरह। तो इसी अवस्था को हम धनुष्टाकार भी कहते हैं। ठीक है, अंत में गले की मांसपेशियां सिकुड़ने से सांस रुकने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। टिटनेस से बचने के लिए चोट लगने पर 24 घंटे के अंदर आपको ATS यानी एंटी टिटेनस सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, जिसका प्रभाव हमारे 6 महीने तक देता है। मतलब ये कि अगर आपने एक बार इंजेक्शन लगा लिया और दोबारा आपकी चोट लग जाती है इन 6 महीनों के अंतर में, तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमोनिया है आपका, उसके लिए आपका आएगा रोगजनक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। प्रभावित अंग आएगा आपका श्वसन तंत्र। सामान्यतः 5 वर्ष के बच्चों में फैलने वाला रोग है। ये रोग अत्यधिक नहाने के कारण, बच्चों के अधिक गीला रहने के कारण इस रोग में ठंड लगने के साथ साथ खांसी भी चलती है। और बेसिकली ध्यान रखिएगा, जो लोग ज़्यादा नहरों वगैरह में नहाते हैं या बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों के होने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फेफड़ों के आंतरिक भाग में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। डिप्थीरिया यानी गलघोंटू, रोगजनक होता है आपका कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। प्रभावित अंग होता है आपका गला। ये रोग जो होता है आपके खांसने, थूकने, छींकने, इनके माध्यम से फैलता है। सामान्यतः बच्चों में होने वाला रोग है, जिसमें गले में झूठी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस रोग की शुरुआत गला दुखने से होती है और धीरे धीरे टॉन्सिल्स के रोग में ले लेता है। ठीक है, अगला आएगा आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मलेरिया, जिसका रोगजनक होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये रोग वाहक जो होता है इसका आपका मादा एनीफ्रीज मच्छर होता है। प्रभावित अंग होता है आपका यकृत और प्लीहा यानी लीवर और स्प्लीन। इस रोग में ठंड लगकर बुखार आता है, जो धीरे धीरे पसीना आकर सामान्य हो जाता है। मलेरिया के संक्रमण की अवस्था को स्पोरोजाइट कहते हैं। मार्क करो, मलेरिया के परजीवी की खोज लेथवेरोन ने की थी, जबकि वाइवेक्स और एनाफिलिस के मध्य संबंध जो होता है वो हमारा डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने समझाया था। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, बच्चों के इंग्लिश की बुक में भी बहुत सारे चैप्टर हैं इनको लेकर, मलेरिया में खोज में लेकर रोनाल्ड रोस के। ठीक है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। मलेरिया होने पर कुनेन की दवा दी जाती है, जो कि सिंकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ध्यान रखिएगा, मादा एनीफ्लीज ही काटती है। नर एनीफ्लीज के अंदर आपके मुख अंगों का अभाव पाया जाता है, वो नहीं काटते, वो केवल फूलों का रस चूस कर ही जीवित रहते हैं। ठीक है, मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पाया जाता है, जिससे बचाव के लिए सरकार या जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको केरोसिन छिड़कने की सलाह देते हैं, जिससे मच्छर का साइफन नष्ट हो जाता है। साइफन वो जगह है या वो अंग है मच्छर का जिससे वो सांस लेता है। अब बात करते हैं अनुवांशिक रोग की। यहाँ पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। ठीक है, वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं उनको अनुवांशिक रोग कहते हैं। अब देखिए, इसको डिवाइड करते हैं हम। 4 हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला है हीमोफीलिया, जिसमें
रोगी के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, बहुत देरी से बनता है, जिसकी वजह से अत्यधिक रक्त बहने की वजह से उसकी जान को खतरा बना रहता है, ठीक है। रोग की पहचान आपकी हुई थी महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन में। ये शाही रोग कहलाता है। इस रोग के जीन को एच से प्रदर्शित करते हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सिंबल क्या होगा तो एच आएगा, क्योंकि हीमोफीलिया में एच आ रहा है, ठीक है। ये जीन जो होता है केवल एक्स गुणसूत्र पर ही मिलता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल एक्स एक्स है तो वो महिला सामान्य महिला होगी, उसके अंदर हीमोफीलिया के लक्षण नहीं होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद अगर एक एक्स पर एच है दूसरे पर एच नहीं है तो वो वाली महिला वाहक महिला होगी, यानी उससे उत्पन्न संतान जो भी होगी उसके अंदर आपके हीमोफीलिया होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अगर दोनों पर ही आपके दोनों गुणसूत्र जो है एक्स उन पर एच है तो वो रोगी महिला होगी, यानी उसके अंदर भी ये वाले लक्षण पाए जाएंगे। एक्स वाई है तो वो सामान्य पुरुष है, लेकिन अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र के ऊपर एच मौजूद है तो वो रोगी पुरुष कहलाएगा, पुरुष में वाहक नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगली बीमारी हमारी वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसके अंदर रोगी को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। रोग के जीन को सी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आपने ऊपर ही पढ़ा है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कलर ब्लाइंडनेस, उसका पहला अक्षर सी है तो इस वजह से इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ये जीन केवल एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अगर दोनों ही एक्स एक्स सामान्य है तो वो सामान्य महिला होगी, किसी भी एक्स पर अगर सी पाया जाता है तो वाहक महिला होगी, और अगर दोनों पर ही सी पाया जाएगा तो वो रोगी महिला होगी। अच्छा, वाहक और रोगी में एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। वाहक महिला वो कि अगर उससे कोई संतान उत्पन्न होती है तो चांसेस होंगे कि उससे उत्पन्न संतान के अंदर वर्णांधता हो सकती है या जो भी बीमारी वो हो सकती है। रोगी है तो वो खुद तो है ही सही बीमार इस वाली बीमारी से, और आगे आने वाले संतान को भी बीमार ही होने देने की पॉसिबिलिटी रखेगी। अगर एक्स वाई है तो वो सामान्य पुरुष होगा, लेकिन अगर एक्स के ऊपर सी आ जाता है तो वो रोगी पुरुष कहलाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम थैलीसीमिया की। समुद्री क्षेत्रों में O2 की आपूर्ति नहीं होने से आरबीसी जो होती है आपकी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वो आपकी नष्ट होने लग जाती है, जिनको आप लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। निश्चित समय बाद रक्त को बदलना पड़ता है और रोग के जीन को टी से प्रदर्शित करते हैं। अगेन देखिए, थैलीसीमिया में पहला अक्षर टी आएगा तो टी से प्रदर्शित करेंगे। जीन केवल एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाएगा। वही सेम टर्मिनोलॉजी जो हमने पहले पढ़ी, अगर एक्स एक्स है तो सामान्य महिला, एक पर भी टी है तो वाहक, दोनों पर टी है तो रोगी, और ऐसे ही अगर एक्स वाई में एक पर भी टी नहीं है यानी एक्स पर टी नहीं है तो वो सामान्य पुरुष होगा, और अगर आपके पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर टी पाया जाता है तो वो रोगी पुरुष होगा, ठीक है। गंजापन, रोगी के सिर के बाल उड़ जाते हैं। रोग के जीन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, बाल्डनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बी से प्रदर्शित करते हैं। जीन केवल एक्स गुणसूत्र पर पाया जाएगा, और सेम टर्मिनोलॉजी एक्स एक्स तो सामान्य महिला, एक्स पर बी आ गया एक पर भी तो वाहक महिला, दोनों पर आ गया तो रोगी महिला, एक्स वाई में नहीं होगा तो सामान्य पुरुष, और अगर एक्स पर बी आ गया तो रोगी पुरुष। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह, ध्यान रखिएगा पुरुष रोगी है तो यानी उसके एक्स गुणसूत्र पर एच आया होगा। सामान्य महिला के साथ कर दिया तो यानी सामान्य महिला के दोनों एक्स पर कोई एच नहीं होगा, ठीक है। उत्पन्न होने वाले बच्चों में कितने प्रतिशत बच्चे रोगी उत्पन्न होंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम रोगी पुरुष के एक्स गुणसूत्र को सामान्य महिला के एक्स एक्स गुणसूत्र से एक एक बार करके हम हाइब्रिडाइज कराएं तो देखिए क्या होगा। हम जैसे ही इस वाले एक्स एच का पहले वाले एक्स से संकरण कराते तो हमें क्या मिलेगा, इस वाले एक्स एच का एक और इस वाले एक्स का सीधा सा एक्स। तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो वाहक पुत्री मिलेगी, क्योंकि दोनों एक्स में से एक पर एच मिल रहा है हमको, ठीक है। अगर एक पर एच है तो वाहक होगा और दोनों पे होगा तो रोगी होगी। फिर दोबारा से इसी एक्स एच का दूसरे एक्स के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी आपके एक्स एच होगा और एक्स होगा, तो यहाँ पर भी वाहक पुत्री मिलेगी, ठीक है। अभी तक हमें रोगी एक भी नहीं मिला है, दोनों पुत्रियां मिली है, दोनों वाहक होगी। अब रोगी पुरुष का वाई गुणसूत्र जिस पर एच नहीं होता है, अगर उनकी इन दोनों एक्स एक्स से कराएंगे तो दोनों एक्स वाई मिलेंगे, यानी यहाँ पर एक्स गुणसूत्र के ऊपर हमें एच नहीं मिलने वाला, तो ये सामान्य पुत्र होंगे। तो दो तो वाहक पुत्री मिली और दो सामान्य पुत्र मिले, तो रोगी तो कोई भी नहीं मिला। तो उसने पूछा रोगी बच्चे कितने होंगे, तो 0% यहाँ पर रोगी बच्चे होंगे। और समझने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया की वाहक महिला का विवाह, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर महिला वाहक है
और पुरुष जो है वो सामान्य है। तो कितने बच्चे जो हैं, कितने प्रतिशत बच्चे रोगी उत्पन्न होंगे? ध्यान रखिएगा, वाहक महिला के एक एक्स गुणसूत्र पर एच पाया जाता है, ये मिल गया। और सामान्य पुरुष के कोई एच नहीं होगा, क्योंकि सामान्य पुरुष में कोई एच नहीं होता एक्स पर, ठीक है। अब वाहक महिला के एक्स एच वाले को हम दोनों से संकरण करवाएंगे, एक्स और वाई पुरुष के से। दोनों से कराएंगे तो एक्स एच के साथ हमें मिलेगा एक्स, ये मिल गया, और दोबारा इसी एक्स एच को वाई से कराएंगे तो ये मिल गया एक्स एच वाई, ठीक है। एक्स एच एक्स मतलब वाहक महिला और एक्स एच वाई मतलब रोगी पुरुष। ध्यान रखिएगा, पुरुष में ओनली दो ही कैटेगरी है हमारे पास, या तो एक्स वाई यानी सामान्य पुरुष, और अगर उसके एक्स गुणसूत्र पर एच आ गया तो वो रोगी कहलाएगा, पुरुषों में वाहक नहीं होते हैं। फिर महिला वाली बात करेंगे तो महिला में हमारे पास दूसरा जो गुणसूत्र है वो एक्स है, जिसके ऊपर एच नहीं है, तो यहाँ पर हमको दोनों सामान्य मिलेंगे, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो ध्यान रखिएगा, 25% में मिले वाहक महिला, 25% मिली रोगी पुरुष, और 25% मिली हमें सामान्य महिला, 25% हमें मिला सामान्य पुरुष। अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि रोगी बच्चे, तो रोगी बच्चे हमारे सिर्फ ये मिला है एक, 25% वाला रोगी पुरुष, तो 25% यहाँ पर हमारा रोगी बच्चे होंगे, ठीक है। एक बार चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपसे हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह अगर हीमोफीलिया की वाहक महिला से होने पर कितने प्रतिशत बच्चे रोगी उत्पन्न होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे वाहक उत्पन्न होंगे, पुत्रों में से कितने प्रतिशत पुत्र स्वस्थ उत्पन्न होंगे, और पुत्रियों में से कितने प्रतिशत पुत्रियां वाहक उत्पन्न होंगी, स्वस्थ बच्चों का प्रतिशत बताओ। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं किया उसने, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए हैं, और दूसरी बात आपसे प्रतिशत के ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता है वो कि आपका प्रतिशत कितना अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपसे धीरे धीरे बताता चला जाऊँगा इस क्वेश्चन में, तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर हमसे बात की जाती है, दो तरह के हमारे पास, एक पुरुष है एक महिला है, तो जो आपका रोगी पुरुष है उसका तो आपका गुणसूत्र का संरचना हो जाएगी एक्स की पावर एक्स के ऊपर एच और वाई, ठीक है, क्योंकि ये रोगी पुरुष है, रोगी पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर ही क्या आएगा, ओनली एच आएगा। अच्छा, उसके बाद आपकी है वाहक महिला, यानी महिला जो है रोगी नहीं वाहक है, तो वाहक महिला के एक एक्स गुणसूत्र के ऊपर एच होता है, वो भी हमने यहाँ पर नोटिस कर दिया, देख लीजिए। ये रोगी पुरुष का एक एक्स एच है, और ये आपकी महिला जो वाहक है उसका एक्स एच है, ठीक है। अब पहले वाले एक्स एच को हम बाकी वाले दोनों महिलाओं के दोनों वाले एक्स से क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे। तो पहला एक्स एच दूसरे एक्स एच से संकरण करेगा तो क्या बनेगा, एक्स एच, और जब दोनों एक्स के ऊपर एच आ जाता है तो वो महिला वाहक ना होकर रोगी बन जाती है, ठीक है। दूसरा है आपके पास कि अगर एक्स एच को हम एक्स से करवाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक्स एच और एक्स, ये आपकी वाहक महिला होगी। क्यों? क्योंकि इसके एक्स ही सिर्फ एक एक्स गुणसूत्र पर एच है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, वाई गुणसूत्र किसका है, रोगी पुरुष का। तो वाई गुणसूत्र के साथ अगर हम एक्स एच को संकरण करवाएंगे तो एक्स एच वाई, यानी हमें यहाँ पर रोगी पुत्र मिलेगा, और अगर वाई का हम एक्स के साथ कराएंगे तो सामान्य पुत्र मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हमारे पास आए हैं पॉसिबिलिटी। एक तो आई रोगी महिला, तो 4 में से अगर एक रोगी है तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 25%। फिर एक आई वाहक पुत्री, ठीक है, जिसमें आएगा एक्स एच और एक्स, तो ये आपके 25%। फिर आया एक रोगी पुत्र एक्स एच वाई, तो ये रोगी पुत्र 25%, और एक्स वाई यानी दोनों में ही एच नहीं है, तो इसका मतलब आपका आएगा सामान्य पुत्र। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे रोगी उत्पन्न होंगे। तो आप मुझे बताएं कितने इसमें से ऐसे हैं जो रोगी, एक महिला ही है जो रोगी है, कितने में से, 4 में से, तो 1/4 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी एक और है हमारे पास एक पुत्र भी रोगी है, तो 1 और 1 यानी 2/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50%, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड की, कितने प्रतिशत बच्चे वाहक उत्पन्न होंगे। अच्छा, वाहक देखें सिर्फ एक पुत्री है हमारे पास वाहक, उसके अलावा कोई वाहक नहीं है, तो 25% ही हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, पुत्रों में से कितने प्रतिशत पुत्र स्वस्थ उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया उसने, कुछ नहीं किया। आप देखें पुत्र कितने हुए, 2 पुत्र हुए, 2 में से कितने रोगी हैं और कितने स्वस्थ हैं। तो आप देखिए एक पुत्र जो सामान्य यानी स्वस्थ है और एक पुत्र रोगी है, तो 2 में से अगर एक रोगी है और एक सामान्य है तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 50%। 50% स्वस्थ हो जाएगा और 50% क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। अच्छा, पुत्रियों में से कितने प्रतिशत पुत्रियां वाहक उत्पन्न होंगी। वाहक पूछ रहा है, देखो 2 पुत्रियां हैं, दोनों में से एक तो रोगी और एक वाहक है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 50%।
स्वस्थ बच्चों का प्रतिशत बताओ, चारों में से सिर्फ एक ही पुत्र है जो स्वस्थ है, तो फिर इसका हो जाएगा 1/4 यानी 25%। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बड़ा था, इसमें थोड़ा सा मैथ्स यूज में आया है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे कि वहाँ पर न्यूमेरिकल में, इतना बड़े तो नहीं आएंगे लेकिन छोटा आ सकता है, तो छोटे के ऊपर आप क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमने अच्छे खासे न्यूमेरिकल यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी सजेशन है तो, कोई क्वेरी है तो, और आपको फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दें। ठीक है, थैंक यू।